बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ चुकी है कि क्या अदलिया का एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, तरीक़ाकार क्या होगा। हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने बहुत ही अहम फ़ैसलों में अपने इख्तलाफी नोट्स लिखे, आज उसके हवाले से एक रिसर्च की है और ये हम आपके सामने पेश करेंगे। चूँकि ये फ़ैसले बहुत ही अहम थे और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन फ़ैसलों यानी ये डिसेंट नोट लिखे गए एक बुनियादी वजह बना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस के हवाले से। व्यूअर्स, सितंबर 2014 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जज बनने के फ़ौरन बाद ही अखबारात की सुर्खियों में रहे और अहम नोयत के मुकदमात में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कई बार इख्तलाफी नोट लिखे। इन इख्तलाफी नोट ने अहम मुकदमात में दिए गए फैसलों से मुतल्लिक नई बहस का आगाज़ किया। इन अहम मुकदमात में 21वीं तरमीम, तलोर के शिकार पर पाबंदी, मफाद आमा की दरख्वास्तों पर समाअत से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात का दायरा कार। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा नैब की जानिब से शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा खोलने की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ भी जो है वो अपना फ़ैसला लिख चुके हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने तलोर के शिकार पर लार्जर बेंच बनाने और तलोर के शिकार पर पाबंदी ख़त्म करने वाले बेंच के एक जज को लार्जर बेंच से शामिल ना करने पर भी इतराज़ उठाया था और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपने 11 सफ़ों पर मुश्तमिल बेंच के दीगर जजों के फ़ैसले पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। और चीफ जस्टिस अनवर ज़ई जमाली के दौर में चंद वकला को जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा देने के लिए एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने इस इजलास में ज़ेरे कोर्ट जितने भी नाम थे उन पर सख्त तनकीद की और कहा कि जिन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ और 3 नवंबर की एमरजेंसी को सपोर्ट किया, इजलास में ऐसे नामों को जो है एक तो पेश नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको किसी किस्म की सपोर्ट जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। इजलास में जो नाम पेश किए गए उसमें काबिल गौर बात यह है कि इसमें हुकूमती वकील फ़र्रुख नसीम का नाम भी जो है वो शामिल था, जिनको बतौर सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट मंजूरी की मुखालफत भी जस्टिस फ़ाइज़ काजी ईसा जो है वो कर चुके हैं। हुकूमती इदारों पर तनकीद जो है कहा जाता है कि शायद ये भी एक बुनियादी वजह बनी इस रेफरेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2016 के कोयटा जो सिविल हस्पताल खुद कुछ हमला था उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाया तो इसकी सरबराही भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दी गई। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और साथ ही साथ में कलदम तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तशवीश का जो है वो इजहार किया। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान को मुनासिब तरीके से तरतीब देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा की नाक़िस कारकर्दगी पर भी तनकीद की थी। जस्टिस ईसा की सरबराही में कायम इस कमीशन ने उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से कलदम तंजीम अहले सुन्नत पर भी जो है वो काफ़ी सवालात उठाए थे। चौधरी निसार ने इन इल्ज़ामात की ज़ाती करार दिया था, जबकि हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान भी इस मौके पर किया था। तीसरी अहम चीज़ फ़ौजी अदालतों के क़याम की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जब 2015 में चीफ जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में फ़ौजी अदालतों के क़याम के हक़ में फ़ैसला दिया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके 6 जजों में उनमें शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की थी। इन जजों का मौक़िफ़ था कि इन अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तमाम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस फैसले को कौम की फतह करार दिया था और कहा था कि इन अदालतों की मदद से दहशतगर्दी का खात्मा जो है इसे करने में मदद मिलेगी। अगला जो केस था वो खुद नोटिस जो पावर्स है इस पर एतराज़ जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है इन्होंने उठाया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद सबसे ज़्यादा जो खुद नोटिस जो लिए थे वो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लिए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस कार्रवाई पर भी इतराज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार के हमरा जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस की खुद नोटिस की जो समाअत थी वो जारी थी तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास बराह रास्त कोई इख्तियार नहीं कि दरख्वास्त को खुद नोटिस में तब्दील किया जाए। उन्होंने इतराज़ किया कि
آرٹیکل 184(3) کے تحت پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے اچانک عدالت جو تھی وہ برخاست کر دی تھی، اور کچھ دیر بعد جب عدالت دوبارہ لگی تو بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں تھے۔ ایک اور اہم چیز، فوجی قیادت کی کارروائی کا حکم جو ہے وہ جسٹس صاحب نے دیا۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس میں جسٹس عیسیٰ کے فیصلے نے سول اداروں کے ساتھ بھی عسکری اداروں کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا۔ تحریک لبیک نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے حوالے سے متنازع ترمیم کے خلاف نومبر 2017 میں دھرنا دیا، اور اس دھرنے کا اختتام جو تھا وہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے بعد جو ہے وہ ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی ہے۔ عدالت نے ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ ناظرین، اگلا حصہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاناما پیپرز کے ساتھ ہے، جس میں جسٹس عیسیٰ نے کافی سارے جو ہیں وہ سوالات وہ اٹھائے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چونکہ انگریزی میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ ترجمہ کرتے وقت اس کی جو روح ہے وہ متاثر ہو، تو لہٰذا یہ انگلش میں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جسٹس عیسیٰ raised serious questions over the jurisprudence evolved in the view of Panama Papers verdict regarding the disqualification of lawmakers, calling upon the apex court to make every effort to dispel any impression that different persons are treated differently. Justice must not only be done, but be seen to be done as well. Every endeavor, therefore, should be made to resolve the prevailing legal uncertainty. The eligibility of the members of the parliament should be decided in accordance with one single and definite measure, says Justice Issa in his 27-page dissent note. He also raises 7 questions while recommending that a full court settle uniform principles for the applicability of Article 62(1)(f) of the Constitution. Justice Issa believes that the court in Panama Papers case clearly applied the strict liability principles, but it did not follow the strict liability rule in Pakistan Tehreek-e-Insaf's Chief Imran Khan disqualification case. Justice Issa says that there are judgments of this court which apply the principles or rule of strict liability and hold that any non-disclosure or misdeclaration results in disqualification, giving the Panama Paper cases as an example. Interestingly, Justice Issa has elaborated the Panama Paper case proceeding into 3 parts by highlighting discrepancies in judgments. He also had reproduced the particular portion of each judge on Panama bench to highlight their conflicting views on the applicability of Article 62(1)(f) of the Constitution. Viewers, یہ وہ اہم مقدمات تھے اور جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈسنٹ نوٹ جو ہیں وہ لکھے، اور اس کا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان فیصلوں کی وجہ سے یہ ریفرنس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جو ہے وہ بنایا گیا۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے ویوز ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور اگر کوئی سجیشنس ہوں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ وہ کون سے ڈسنٹ آرڈرز ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس قسم کے جج تھے، اور انہیں کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ دیے ہیں۔